अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मोईद पीरज़ादा। मैं इस वक्त यूरोप के एक बहुत बड़े ट्रेन स्टेशन के ऊपर बैठा हुआ हूँ। यहाँ बैठने का फ़ायदा यह है कि यहाँ बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्म का माहौल है और इसका जो बैकग्राउंड है वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा प्रोवोकेटिव किस्म का है। नुकसान ये है कि एक तो लाइट यहाँ पे आ रही है, जा रही है। यहाँ से मैंने थोड़ी देर में एक ट्रेन पकड़नी है किसी और डेस्टिनेशन के लिए, और शोर बहुत है यहाँ पे। लोगों के शोर के अलावा यहाँ बहुत सी अनाउंसमेंट्स हो रही हैं, यहाँ बहुत सा मैकेनिकल साउंड है। लेकिन मुझे बड़ी उम्मीद है कि फ़िल्टर जो है, ये जो माइक्रोफोन है, इसकी मदद से अक्सर जो साउंड और शोर है इसे हम फ़िल्टर आउट कर सकते हैं। इससे पहले कि मैं पाकिस्तान में बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स इस वक्त मेरे सामने हैं, पाकिस्तान के हवाले से, बांग्लादेश के हवाले से, ख़ास करके थोड़ी देर पहले, अब से चंद घंटे पहले पाकिस्तान में महमूद खान अचकज़ई साहब ने नेशनल असम्बली के बाहर जो उन्होंने प्रेस टॉक की, जिसमें उनके साथ गौहर खान भी थे, जहां उमर अयूब भी थे, जहां असद कैसर भी थे, वो बड़ी इंटरेस्टिंग वहाँ बातें हुई। ख़ास करके क्वेश्चन आंसर्स वहाँ पे हुए जिनका ताल्लुक इमरान खान से भी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी है, सुप्रीम कोर्ट से भी है, चीफ जस्टिस नए आने वाले जो सीनियर प्यूनी जज हैं मंसूर अली शाह साहब, उनके हवाले से गौहर साहब के बड़े इंटरेस्टिंग कमेंट्स हैं। इमरान खान की कंडीशनल अनकंडीशनल अपॉलॉजी के हवाले से महमूद खान अचकज़ई साहब ने बहुत अच्छी वहाँ पर एक एक्सप्लेनेशन वहाँ पे दी। आर्मी चीफ के हवाले से वहाँ पे बहुत सी इंटरेस्टिंग बातें हुई, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वो प्रेस टॉक थी। लेकिन इन तमाम चीज़ों की तरफ चलने से पहले मैं आपको याद करवाऊँगा कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जनरल साहब जिस फायरवॉल के वापस आने का हमें उन्होंने इंदिया दिया है गुज़िश्ता 24 घंटों में, कि 14 अगस्त को जनरल साहब की तारीखी फायरवॉल जो है, जिसके ज़रिए अब ये हालात हो चुके हैं कि एक फायरवॉल के ऊपर पाकिस्तान की सो कॉल्ड पावरफुल इस्टेब्लिशमेंट के तमाम तर ताकत का दारो मदार है, तो वो कह रहे हैं कि छोड़ेंगे नहीं और 14 अगस्त को फायरवॉल वापस आ जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन और नोटिफिकेशन को खोलें, वीडियोस पसंद आती हैं उसे लाइक करें, इसके ऊपर कमेंट्स करें, इसे शेयर करें। इन तमाम चीज़ों से किसी हद तक हम जनरल साहब की जो फायरवॉल है, बड़ी महंगी किस्म की पाक चीन दोस्ती की जो फायरवॉल है, उसका हम मदावा जो है वो हम कर सकते हैं। अच्छा, अब इससे पहले कि मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरफ चलूँ जिसमें बड़ी इंपॉर्टेंट एक सेंस ऑफ डायरेक्शन आपको पाकिस्तानी पॉलिटिक्स की मिलती है, जिसका मैंने जिक्र किया, जिसमें महमूद खान अचकज़ई के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तकरीबन सारी ही की लीडरशिप वहाँ पर मौजूद थी। बड़ा इंटरेस्टिंग एक फीडबैक है जो मैं आपसे शेयर कर सकता हूँ। मैंने अपने पिछले वीलॉग में शदीद क्रिटिसिज्म की कि इमरान खान की तरफ से और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ये जो अपॉलॉजी या कंडीशनल अपॉलॉजी की बात होती है May 9 के हवाले से, ये एक पॉलिटिकल कम्युनिकेशन है जिसे बहुत ही एहतियात से डील करने की ज़रूरत है, इसलिए कि शरीफ जरदारी रजीम और उनके साथ टॉप जो जनरल्स हैं वो चाहते हैं कि इमरान खान को एक स्लिपरी पाथ के ऊपर ले जाया जाए। तो मैंने वो जो एक खासी क्रिटिसिज्म की उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर बहुत से इंपॉर्टेंट लोग जो हैं वो बड़े अपसेट हुए हैं, और उनका एक फीडबैक मुझे मिला है कि मुझे पाकिस्तान की मैं चूँकि पाकिस्तान से बहुत अरसे से बाहर हूँ, पाकिस्तान के अंदर की ग्राउंड रियलिटीज़ जो हैं मुझे ठीक तरह से नहीं पता, यहाँ पॉलिटिक्स की बहुत सी रिक्वायरमेंट्स भी जो है वो हो सकती हैं। ये तमाम चीज़ें अपनी जगह ठीक होंगी। मेरी क्रिटिसिज्म अपनी जगह है कि इमरान खान को डिफेंसिव पे डालने के लिए पाकिस्तान की सो कॉल्ड इस्टेब्लिशमेंट, शरीफ जरदारी रजीम और उनसे मिला हुआ जो ज़राए इब्लाग का हिस्सा है, वो बड़ी अनथक किस्म की कोशिशें कर रहा है। और May 9 को एक बहुत बड़ा जो है उसको एक चाइनीज़ टॉर्चर टेस्ट के अंदर कन्वर्ट कर दिया गया है। इसकी बहुत सी मैं बाद में भी बात करूँगा, लेकिन जो पॉजिटिव बात हुई है वो ये है कि गुज़िश्ता 24 घंटे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, इमरान खान ने और ज़राए इब्लाग के हिस्सों ने अपने आप को मज़ीद एक्सप्लेन किया है इस सो कॉल्ड कंडीशनल अपॉलॉजी के हवाले से, और इससे अब अपने आप को डिस्टेंस करने की कोशिश जो है की गई है। और इसमें सबसे अच्छी, सबसे रैशनल और मंतकी एक्सप्लेनेशन जो है वो जनाब महमूद खान अचकज़ई साहब ने दी है इसी प्रेस टॉक में, जो अब से चंद घंटे पहले उन्होंने नेशनल असम्बली के बाहर की। जब वहाँ उनसे एक सवाल पूछा गया क्वेश्चन आंसर्स में, तो महमूद खान अचकज़ई ने कहा कि लेट मी क्लियर दिस थिंग, कि इमरान खान ने अपने मुंह से कोई लफ्ज़ कंडीशनल अपॉलॉजी का इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने किसी कंडीशनल अपॉलॉजी जो मशरूत अपॉलॉजी की बात नहीं की। ये टर्म तो मीडिया ने क्रिएट किया है। इमरान खान ने तो ये कहा है कि अगर कोई कंक्लूसिव कन्विंसिंग एविडेंस उनके सामने आती है कि उनके कोई वर्कर्स या उनकी पार्टी के कोई लोग जो हैं उन्होंने तोड़फोड़ की या तनसीबात के ऊपर हमला किया, तो वो उसके बिहाफ पे उनको कंडेम कर सकते हैं, उनको सज़ा देने में वो आगे आगे होंगे, वो उनको उस पर अपोलोजाइज़ कर सकते हैं। और ये इमरान खान की कंडीशनल अपॉलॉजी जो है वो नहीं बनती है। मैं समझता हूँ महमूद खान अचकज़ई ने इस चैप्टर को अब बंद कर दिया है और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने इस चैप्टर को बंद किया। अल्फाज स्टार्ट ना करूँ। इमरान खान ने यह कहा है कि अगर मेरे साथी इन्वॉल्व हुए
मेरे वर्कर्स इन्वॉल्व हुए कि गलत काम में, देन आई वुड से सॉरी फॉर इट। लेकिन साथ ही लोगों को इस पे भी सारी करनी चाहिए, जिस तरह मुझे कि सीट की मेरी बेइज्जती की लोगों इस तरह उन्होंने कहा। सीसीटीवी फुटेज वो सामने लाए। जहाँ तक इस चीज़ का ताल्लुक है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर बाज़ लोग समझते हैं कि हमें फ़लाँ चीज़ों के ऊपर तनकीद नहीं करनी चाहिए इसलिए कि हमें उनकी हकीकतों का शायद ठीक तरह से एहसास नहीं है, उसके जवाब में मुझे ये कहना है कि मैं समझता हूँ कि मैं और मेरी तरह के और बहुत से जो जर्नलिस्ट हैं, ये टेलीविज़न एंकर हैं, हमारा जो सबसे बड़ा जुर्म है और जो हमारी जो सबसे बड़ी कमज़ोरी रही है, जो हमारा बहुत बड़ा फेलियर या ब्लंडर रहा है इमरान खान की 4.25 साल की हुकूमत में, या उससे पहले भी जब तहरीक इंसाफ की ऑपोजिशन जमात थी, कि हमें तहरीक इंसाफ को जिन जिन जगहों पे और इमरान खान की पॉलिसीज़ को हमें एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म देनी थी उनकी बेहतरी के लिए, वो हमने नहीं दी। उसकी कुछ मोटी मोटी एग्जांपल्स हैं। उस्मान बुज़दार को पंजाब जैसे बड़े 12 करोड़ की आबादी और सबसे बड़े और रिच सूबे का वज़ीर आला बनाना जो है, वो इमरान खान की एक बहुत बड़ी गलती, एक बहुत बड़ा ब्लंडर था, जिसको किसी भी तरह से डिफेंड नहीं किया जा सकता था। लेकिन उस वक़्त हम तहरीक इंसाफ की खातर और इमरान खान की मतलब चूँकि डिफेंड हम नहीं क्रिटिसाइज़ करते थे, हम उसके ऊपर चुप रहे, ये हमारी एक बहुत बड़ी कमज़ोरी थी। इसी तरह से जो अपीसमेंट की गई जनरल बाजवा की मिलिट्री, सो कॉल्ड मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की, जितना जनरल बाजवा को इमरान खान ने रोल दिया उस पर क्रिटिसिज्म होनी चाहिए थी। जिस तरह के सेट्स ऑफ सर्कमस्टांसेस में जनरल बाजवा को एक्सटेंशन दी इमरान खान ने 2019 में, वो एक बहुत ही गलत डिसीजन था, जिसको बाद में खुद इमरान खान मानते हैं उसको। तो हमें उस स्टेज पे क्रिटिसिज्म देनी चाहिए थी। अब ये बड़ा ज़रूरी है कि तहरीक इंसाफ जो भी स्टेप्स उठाती है इन द इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान, इन द इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तानी पॉलिटिक्स, जहां हम महसूस करें कि उस पर क्रिटिसिज्म कंस्ट्रक्टिव बनती है, वो हमें क्रिटिसिज्म देनी चाहिए। और मैं अपने बारे में कहूँगा, मुझे तहरीक इंसाफ से ना मैंने पहले कुछ लिया, ना मैंने कोई ओहदा मांगा, ना कोई रोल मांगा, ना मैंने आगे कोई रोल मांगना है, ना कोई मैंने ओहदा मांगना है। मेरा काम है क्रिटिसाइज़ करना, उस क्रिटिसिज्म के ऊपर अगर क्रिटिसिज्म होती है उसका जवाब देना, बस इतना सा ही मेरा रोल है। वो जैसे कहते हैं ना कि मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है। अब मैं आता हूँ उस प्रेस टॉक की तरफ, जो अब से चंद घंटे पहले मैंने बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मीनिंगफुल मैंने एक प्रेस टॉक देखी जो नेशनल असम्बली के बाहर की, जिसमें महमूद खान की गई, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तकरीबन तमाम की लीडरशिप थी। उसमें उमर अयूब साहब थे, उसमें बैरिस्टर गौहर अली खान थे, उसके अंदर असद कैसर थे, सभी थोड़ा थोड़ा सा बोले। जो प्रिंसिपल रोल था और जो प्रिंसिपल जिसे कहते हैं ना केक, वो था महमूद खान अचकज़ई साहब ने जो कुछ वहाँ पे कहा और जिस तरह से उन्होंने क्वेश्चन आंसर्स जो हैं उनको एड्रेस किया, और उससे बहुत सी हमें एक सेंस और डायरेक्शन जो है हमें पता चली। यहाँ पर जो ये प्रेस टॉक थी ये हुई है, बिलावल जरदारी भुट्टो ने नेशनल असम्बली के अंदर आके रिजर्व सीट्स के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो मेजॉरिटी डिसीजन है उसको जिस तरह से तनकीद का निशाना बनाया, उसके बाद ये प्रेस टॉक जो है ये हमारे सामने आई है। और इसके अंदर तहरीक इंसाफ के लीडरों ने बिलावल जरदारी भुट्टो की जो अप्रोच थी उसको उन्होंने बहुत तनकीद की उसके ऊपर। और यहाँ पर बैरिस्टर गौहर अली खान ने कहा कि ये जो इलेक्शन एक्ट का एमेंडेड वर्जन आया है, जिसमें 2017 से रिट्रोस्पेक्टिव फैसले किए गए हैं कि कोई पार्टी अपनी चेंज नहीं कर सकता, उसको पार्टी चेंज करने का हक नहीं होगा, रिटर्निंग ऑफिसर के सामने अगर उसने अपनी पार्टी शो नहीं की, इन तमाम चीज़ों के ऊपर हम सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के अंदर जा रहे हैं। ना सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक इकाई की हैसियत से जाएगी, बल्कि हमारे जो 41 मेंबरान हैं वो अलग इसके अंदर जाएंगे। महमूद खान अचकज़ई जाएंगे, इस पिटीशन में हिस्सा बनेंगे, और बहुत से हमारे जो सियासी एलाइज हैं वो इस पिटीशन का हिस्सा बनेंगे। यहाँ पर बैरिस्टर गौहर अली खान ने एक बड़ी चुप्ती भी और बड़ी इंटरेस्टिंग उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि हम ये चाहते हैं, हम ये डिमांड करते हैं कि जिस तरह काजी फायज ईसा साहब के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनने से 70-75 दिन पहले उनका नोटिफिकेशन हो गया था, इसी तरह इस स्टेज के ऊपर हम ये डिमांड करते हैं कि सीनियर प्यूनी जज मंसूर अली शाह साहब, जिन्हें सितंबर के एंड में या अक्टूबर में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनना है, उनका नोटिफिकेशन इस स्टेज पे इशू हो जाना चाहिए, ताकि इसके हवाले से तमाम अभाम कि किसी की एक्सटेंशन हो सकती है, इशारा उनका काजी फायज ईसा साहब की तरफ है। और ये उसी रिजर्व सीट्स के फैसले के अंदर इसकी इंपॉर्टेंस बनती है, बिकॉज आपको पता है कि रिजर्व सीट्स के फैसले के ज़रिए कि ख्याल ये है, खदशा ये है कि काजी फायज ईसा साहब को एक्सटेंशन दिलाने की कोशिश जो है की जा रही है। तो उन्होंने कहा कि हम किसी भी एक्सटेंशन को वेलकम नहीं करेंगे। अब आए ज़रा महमूद खान अचकज़ई साहब की प्रेस टॉक के हवाले से, मैं समझता हूँ जो सबसे इंपॉर्टेंट थी, विच वॉज द स्पिरिट ऑफ दिस थिंग। महमूद खान अचकज़ई साहब ने एक तो ये कहा कि हकीकी आज़ादी के हवाले से 14 अगस्त को
पूरे पाकिस्तान के अंदर हम चाहते हैं कि जो पाकिस्तान की इंटेलिजेंसिया है वो इकट्ठी हो। फिर असद कैसर साहब ने उसमें ऐड किया कि तमाम सूबों में इस हवाले से कॉन्ग्रीगेशन होंगी, कलेक्शंस होंगी, मुजाहरे होंगे, रैलीज होंगी हकीकी आज़ादी के हवाले से। महमूद खान अचकज़ई का ये कहना था कि पाकिस्तान के लोगों को आज़ादी तो मिली है शायद 1947 में, लेकिन उन्हें दर हकीकत एक हकीकी आज़ादी नहीं मिल सकी। और हकीकी आज़ादी उन्होंने डिफ़ाइन किया कि उस वक़्त होगी जब पंजाब के लोग, बलूचिस्तान के लोग, सिंध के लोग, खैबर पख्तूनख्वा के लोग ये महसूस करेंगे कि उन्हें हकीकी आज़ादी मिली है, वो भी इस हवाले से सेटिस्फाइड होंगे। वो हकीकी आज़ादी का एक टेस्ट होगा। अच्छा, इस स्टेज के ऊपर महमूद खान अचकज़ई साहब से क्वेश्चन आंसर्स में एक बड़ा प्रोवोकेटिव क्वेश्चन पूछा एक रिपोर्टर ने। उस रिपोर्टर ने उनसे कहा कि आप लोग चाहते क्या हैं, आपकी डिमांड्स क्या हैं? क्या आप चाहते हैं कि फॉर्म 45 के जो नताइज हैं उन्हें अदालतें एक्सेप्ट करें, कोई ऐसा तरीका निकले कि फॉर्म 45 के नताइज एक्सेप्ट हो जाएं, या आप एक नया इलेक्शन मांग रहे हैं? इसके ऊपर महमूद खान अचकज़ई साहब जो इस हवाले से पहले पोजीशंस लेते रहे हैं और उन्होंने नए इलेक्शन की बात की हुई है, उन्होंने बड़ी कॉशियसली ये कहा कि जहाँ तक मेरा ज़ाती तौर पर ताल्लुक है, उन्होंने ये इसको डिस्टिंग्विश किया क्योंकि उनके राइट लेफ्ट के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर खड़े थे। उन्होंने कहा मेरी ज़ाती ओपिनियन ये है कि तमाम जो लीडर्स हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ साहब को, सरदारी साहब को, पीपल्स पार्टी को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इन सब की मिल के एक 90 दिन की कम अज़ कम नेशनल गवर्नमेंट होनी चाहिए और उसके बाद एक फ्री फेयर इलेक्शन जो है वो होने चाहिए। इसके लफ्ज़ उन्होंने ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किए, लेकिन उन्होंने कहा कि इनको मिलकर फैसले करने चाहिए। लेकिन कहा उन्होंने ये कि वो बेसिकली फेवर करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर अब 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात फिक्स नहीं हो सकते और नए इंतखाबात कराने की पाकिस्तान में ज़रूरत है। ये उन्होंने कह दिया है, ये उनकी पोजीशन है, किसी ने उनको वहाँ पे कॉन्ट्रडिक्ट नहीं किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडरों ने। मुझे इस पर थोड़ी सी परेशानी ये है कि मेरा एनालिसिस अब यहीं पर फ़र्क पड़ जाता है कि सियासी जमातों की और सियासी लीडरान की अपनी एक हिकमत अमली हो सकती है, उनकी एक ज़रूरियात हो सकती हैं। एक एनालिस्ट बेचारा जो मैंने पहले कहा ना कि मैं तो पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हकीकत है। मेरा एनालिसिस ये है कि जब तक पाकिस्तान के अंदर एक ब्रॉडर पॉलिटिकल नेगोशिएशन, एक सेटलमेंट, एक एडजस्टमेंट नहीं होती जिसमें पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, जनरल साहिबान जो हैं और पाकिस्तान की जो प्रीमियर सो कॉल्ड इंटेलिजेंस एजेंसी ISI है, उसका पॉलिटिकल रोल नहीं सेटल हो जाता, पाकिस्तान में कोई फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन ऐसे जिससे कि पाकिस्तान को एक राह मिल सकेगी नहीं हो सकेंगे। ये सिर्फ एक नाटक होगा, ये दिखाने की चीज़ होगी और इसमें से दर हकीकत कोई भी सस्टेनेबल रिजल्ट्स जो हैं वो हासिल नहीं हो सकेंगे। मेरा एनालिसिस जो है वो ये रिवील करता है। इसके साथ ही नेगोशिएशंस की बात उन्होंने की, वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। मैं मज़ीद आपको उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि महमूद खान अचकज़ई साहब से ये सवाल पूछा गया कि आप इसे कहते हैं नेगोशिएशन, इमरान खान कहते हैं कि आपको नॉमिनेट उन्होंने किया, वो चाहते हैं कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के साथ एक नेगोशिएशन हो, आपको उन्होंने उसमें नॉमिनेट किया। उस पर महमूद खान अचकज़ई साहब ने बरमला ये कहा कि मैं तो किसी सिर्फ ऐसी ही नेगोशिएशन का हिस्सा बन सकता हूँ जहाँ हमने पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को एक सेफ ऑनरेबल एग्जिट देना हो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स से। मैं किसी ऐसी नेगोशिएशन का हिस्सा नहीं बन सकता जिसका मकसद ये हो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पावर दिलानी है या इमरान खान को वज़ीर आज़म बनाना है। मुझे महमूद खान अचकज़ई साहब की जो बरजस्ता किस्म की बातें थीं, अनइक्विवोकल किस्म की, मुझे बड़ी अच्छी लगी। मुझे ऐसा लगा कि तमाम जो लोग वहाँ पे थे, अगर किसी की पॉलिटिकल सेंस थी, कोई एक सेंस ऑफ हिस्ट्री के साथ वहाँ पे बात कर रहा था, तो वो महमूद खान अचकज़ई ही वहाँ पे बात कर रहे थे। अब आप में से बहुत से लोगों को याद होगा, और अगर याद नहीं है तो मैं याद करवा देता हूँ कि गुज़िश्ता 24 घंटे में पाकिस्तान के प्रोमिनेंट टेलीविज़न एंकर पर्सन, जिनका आजकल प्रोग्राम बंद हुआ है, लेकिन बहुत बड़े सहाफ़ी, बहुत रिस्पेक्टेड सहाफ़ी जनाब चौधरी ग़ुलाम हुसैन साहब ने किसी सोशल मीडिया में अपने वीलॉग में उन्होंने ये क्लेम किया कि इमरान खान और जनरल आसिम के दरमियान, जनरल आसिम मुनीर साहब के दरमियान में जो मुज़ाकरात या नेगोशिएशन जो हैं वो कामयाब हो गए हैं, जिसके नतीजे में असम्बलियाँ तोड़ दी जाएंगी, नए इंतखाबात होंगे, एक इंटरिम गवर्नमेंट जो है वो बन जाएगी। इसका जिक्र डॉक्टर शहबाज गिल ने, जो इमरान खान के चीफ ऑफ स्टाफ रह चुके हैं, उन्होंने भी अपने वीलॉग में जिक्र किया। उन्होंने इसको मज़ीद तबसरा नहीं किया, इसका एनालिसिस उन्होंने नहीं किया, उन्होंने महज इसका जिक्र जो है वो कर दिया। मैं इसको देख के थोड़ा सा मैं सोचता हूँ
कि अगर कोई ऐसी नेगोशिएशंस हैं जिसकी तरफ चौधरी गुलाम हुसैन कहते हैं कि वो कामयाब भी हो गई हैं इमरान खान में और जनरल आसिम मुनीर की टीम के दरमियान में, तो वो किन टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर हुई होंगी, मैं इसको समझने से कासिर हूँ। उसकी वजह यह है, फिर वंस अगेन वही बात है कि एक एनालिस्ट का जो रोल है और एक सियासी जमात की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो डाइवर्ज करती हैं, वो डिफरेंट हो सकती हैं। बिकॉज मैं जब पल दो पल का शायर जो एनालिस्ट है उस हवाले से देखता हूँ तो मुझे तो ये समझ आता है मेरे एनालिसिस से कि जनरल आसिम मुनीर जो हैं बदकिस्मती से वो पाकिस्तान के इस पूरे पॉलिटिकल क्राइसिस का वो इसका हिस्सा है, इस प्रॉब्लम का, वो इसका सलूशन मुझे बनते हुए नज़र नहीं आते। हाँ, पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट एक इंस्टीट्यूशन की हैसियत से इसका सलूशन बन सकती है, जिसका मकसद यह है कि ये डिसाइड करना होगा कि जनरल आसिम मुनीर और उनके कुछ कुलीग्स जो हैं उन्हें एक रिस्पेक्टेबल, सेफ, ऑनरेबल एग्जिट जो है वो दे दिया जाए। इसके लिए मैं तैयार हूँ, मेरा एनालिसिस इसके लिए तैयार है। लेकिन मुझे नहीं समझ आती कि उनके होते हुए, और ख़ास करके अगर वो ये चाहते हैं कि उन्हें 2025 में एक एक्सटेंशन मिले, तो उनके इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के महमूद खान अचकज़ई वगैरह ये सब जो इकट्ठे हुए हैं तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान में, इनके दरमियान में कोई सस्टेनेबल, इंटेलिजेंट पॉलिटिकल सलूशन जो है मुझे इमर्ज होता हुआ नज़र नहीं आता। इस स्टेज के ऊपर महमूद खान अचकज़ई साहब ने एक और भी बड़ी इंटरेस्टिंग उन्होंने यहाँ पे बात की। उन्होंने ये कहा कि उनसे सवाल पूछा गया नेगोशिएशंस हो रही हैं, उन्होंने कहा कि भाई अगर कोई नेगोशिएशंस हो रही हैं और ऐसी नेगोशिएशन जो मीडिया सारे को पता हो कि नेगोशिएशंस हो रही हैं, वो तो फिर कोई नेगोशिएशंस ना हुई, नेगोशिएशंस ज़रूर हो रही होंगी। मुज़ाकरात और नेगोशिएशंस दरपर्दा होते हैं, बिहाइंड द सीन्स होते हैं, जब उन किसी नतीजे पे पहुंचते हैं फिर उसका ऐलान किया जाता है। तो ऐसी कोई नेगोशिएशन जो सारे मीडिया को पता हो वो फिर कोई मीनिंगफुल नेगोशिएशंस नहीं हो सकती। देखिए, इस नाचीज़ का ये ख्याल है, मेरा ज़ाती एनालिसिस ये है, मेरा हम्बल एनालिसिस ये है कि पाकिस्तान की तारीख़ अपने जद्दोजहद के नतीजे में और अपनी तारीख़ के करब के नतीजे में, उसके जबर के नतीजे में एक ऐसी स्टेज पे पहुंच गई है कि इस स्टेज पे पाकिस्तान के जनरल साहिबान का, आर्मी चीफ का, इंटेलिजेंस हेड जो हैं, इनके फ्यूचर और इनके रोल का तयन किए बगैर पाकिस्तान को कोई पॉलिटिकल डायरेक्शन सस्टेनेबल नहीं मिल सकती। जब तक इसके ऊपर एक बहस नहीं होगी, इनके साथ एक एग्रीमेंट नहीं होगा कि इनका क्या रोल होगा, कैसे पाकिस्तान की सो कॉल्ड मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को, जो एक रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी में बदल चुकी है, जब तक उसके साथ ये एग्रीमेंट नहीं होगा कि उसको एक प्रोफेशनल आर्मी की शक्ल इख्तियार करनी है, उसे ये जो कंट्रोल है इंटेलिजेंस एजेंसी के ऊपर जिसके ज़रिए वो इंटरफेयर करते हैं पॉलिटिक्स में, इसे ये छोड़ना होगा। ISI जो प्रीमियर एजेंसी है उसे एक प्रोफेशनल सिविलियन एजेंसी बनना होगा, जिसके कॉन्टूर्स को मैं कई दफ़ा पहले बता चुका हूँ। इसके साथ मैं कुछ और आइडियाज़ आपसे शेयर कर देता हूँ। ये प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस के अंदर जो मिलिट्री सेक्रेटरी होता है, जो एक डिप्टी मिलिट्री सेक्रेटरी होता है, जो प्रेसिडेंट के पास एक मिलिट्री सेक्रेटरी वगैरह होता है, ADC वगैरह होते हैं, इन सब की कोई ज़रूरत नहीं है। एक जेन्युइनली डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल पॉलिटी के अंदर इस किस्म के कोई ऑफिसर्स, इस किस्म के कोई रोल नहीं होने चाहिए। आर्मी ऑफिसर्स का प्रेसिडेंसी, प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर कोई अमल दखल नहीं होना चाहिए। मुझे ये पता चला है कि 1950 में जब तक फील्ड मार्शल अयूब खान की इंटरफेरेंस नहीं हुई, इस किस्म का कोई रोल हुआ भी नहीं करता था गालिबन 1960s तक। फिर ये किसी तरह से, जिस तरह से भुट्टो साहब ने एक फेडरल सिक्योरिटी फोर्स FSF बनाई थी, 20,000 उसमें उसकी स्ट्रेंथ थी कि अगर कहीं सड़कों पे वायलेंस हो जाए तो उसको रोकने के लिए फौज को ना बुलाना पड़े, बल्कि एक पैरामिलिट्री हो, रेंजर्स ना हो वहाँ पे, मिलिट्री ना हो, पैरामिलिट्रीज हों पुलिस की मदद करने के लिए, जिसमें फेडरल सिक्योरिटी फोर्स बनाई थी। पाकिस्तान जैसे मुल्क को फौज को अलग करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि FSF की तरह की एक फोर्स जो है वो होनी चाहिए। इसी तरह से मैं समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट और नेशनल असम्बली और पार्लियामेंट की हिफाजत करने के लिए अमेरिकन तर्ज के ऊपर एक सीक्रेट सर्विस होनी चाहिए, जिसको इंटरनेशनली ट्रेंड होना चाहिए, जिसके पास सेमी ऑटोमेटिक वेपन्स होने चाहिए। इस्लामाबाद का जो शहर मसनूई सा बन ही गया है अगर, तो इसके अंदर जो है वो अफवाज पाकिस्तान का कोई अमल दखल जो है वो नहीं होना चाहिए। अफवाज पाकिस्तान को जब तक हम एक प्रोफेशनल, हमें कंसीव नहीं करते कि ये एक प्रोफेशनल नेशनल आर्मी होगी जिसका पॉलिटिक्स से ताल्लुक नहीं होगा, पाकिस्तान को कोई पॉलिटिकल डायरेक्शन आगे मिल नहीं सकेगी। अच्छा, अब हम थोड़ा सा बांग्लादेश की जो इस वक्त की सूरत हाल है उसको देख लें। और ये जो सूरत हाल है बांग्लादेश की, ये पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी इंपॉर्टेंट है। आज के दिन में गुज़श्ता 12-14 घंटों में पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने बाकायदा फॉर्मली हिंदुस्तान की और ज़राए इब्लाग की और वहाँ की पार्लियामेंट में होने वाली इन तमाम एलिगेशन और इल्ज़ामात को रद्द किया, जहाँ ये कहा जा रहा है कि बांग्लादेश में शेख हसीना की हुकूमत का जो फॉल हुआ है और जो स्टूडेंट्स की मूवमेंट है उसमें पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज़ की और पाकिस्तान की कोई इन्वॉल्वमेंट है।
पाकिस्तान की फ़ॉरेन ऑफिस की स्पोक्सपर्सन जो हैं उन्होंने कहा कि ये जो इल्ज़ामात और एलिगेशंस हैं ये सिर्फ़ और सिर्फ हिंदुस्तान की जो ऑब्सेशन है पाकिस्तान के साथ कि उनके अपने मुल्क में जो कुछ होता है या अगर जो भी उनके ख़ित्ते में कुछ होता है उसमें उन्हें पाकिस्तान का हाथ नज़र आता है और हम इसे रद्द करते हैं और ये सिर्फ़ और सिर्फ उनके मफरूज़े हैं। अब ये हिंदुस्तान के मफरूज़े हैं, ये उनके महज इल्ज़ामात हैं, इसमें कोई हकीकत है या नहीं है। जो चीज़ हमें सामने नज़र आ रही है कि हिंदुस्तान की इस्टेब्लिशमेंट फीड कर रही है हिंदुस्तान के ज़राए इब्लाग को ये पूरा नैरेटिव कि हसीना की हुकूमत ख़त्म होने का जो पूरा प्रोसेस है उसमें पाकिस्तान की इंटेलिजेंस और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट जो है उसका कोई रोल है। और इसके साथ ही अब ऐसी डेवलपमेंट्स हुई हैं गुज़िश्ता 24 घंटों में जिससे इंडिया की एक पोजीशन जो है इंडियन इस्टेब्लिशमेंट की बांग्लादेश पे वो निस्बतन बेहतर क्लियर होकर हमारे सामने आ रही है। अब आप सोच रहे हैं वो क्या डेवलपमेंट्स हैं। देखिए इस वक्त सिचुएशन ये है कि डॉक्टर मोहम्मद यूनुस जो है फॉर्मर फाउंडर ऑफ द ग्रामीण बैंक और जो स्टूडेंट्स की चॉइस थी उनकी इंटरिम गवर्नमेंट बन गई है, उसमें 2 स्टूडेंट्स भी उस इंटरिम गवर्नमेंट के अंदर आ गए हैं और इन प्रिंसिपल इस इंटरिम गवर्नमेंट ने ये कहा है कि इंटरिम गवर्नमेंट जो है बहुत जल्द इंतखाबात कराएगी। तवक्को ये है कि 90 डेज़ के अंदर अंदर ये एक आम इंतखाबात होंगे। ये और बात है कि अभी तक इसकी कोई तारीख ही नहीं दी गई। और जनरल वक़ार-उज़्ज़मा जो आर्मी चीफ हैं, चीफ ऑफ स्टाफ, जो मैंने एक बहुत डिटेल वीलॉग इस हवाले से पहले किया था, जो मेन ड्राइवर हैं, जो इंजन है, जो तमाम पावर एक्सरसाइज कर रहे हैं, वो कहा है कि हम माफ़ी मांगते हैं कि जो जुर्म पहले हुए हैं यहाँ पर उसकी हम माफ़ी मांगते हैं, अपोलोजाइज़ करते हैं। लेकिन आई डोंट टेक दी स्टेटमेंट्स, मैं इसको बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं देता। मैं कैपेसिटीज़ में बिलीव करता हूँ और मेरा ये ख्याल है कि आर्मी चीफ का रोल जो है वो बदल सकता है। उनकी जो बहुत नेक नियति की स्टेटमेंट्स हैं, ये हमारी आदत है साउथ एशियन लोगों की, ख़ास करके पाकिस्तान में हम जज्बाती लोग हैं और हम उसमें बिलीव करते हैं। मैं समझता हूँ उनका बड़ा क्रूशल रोल होगा कि वो क्या बैलेंसिंग एक्ट करते हैं between the aspirations of the Bengali people and between the requirements of the Indian Union, जिसके बगैर बांग्लादेश की मिलिट्री कोई बहुत ज़्यादा फंक्शन नहीं कर सकती। कुछ इस किस्म के हालात हैं बांग्लादेश के, जोग्राफिकल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। तो अब सूरत हाल क्या? इस सूरत हाल में एक इंटरेस्टिंग पत्थर अगर मैं फेंकूँ, और वो पत्थर ये है कि शेख हसीना के साहिबजादे जिनका नाम है सजीब जॉय, सजीब जॉय वाशिंगटन डीसी में रहते हैं। मसलसल वो इन हिंदुस्तान के ज़राए अबलाग को टीवी इंटरव्यूज़ वगैरह दे रहे हैं। ये शुरू में उन्होंने ये कहा कि हम लानत भेजते हैं, हमारे ख़ानदान ने बांग्लादेश और बांग्लादेश के लोगों के लिए बहुत कुछ किया, बड़ी कुर्बानियाँ दी, अब हम इसमें बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है, वी हैव गिवन अप। लेकिन अब वो ये फरमा रहे हैं कि 2 चीज़ें उन्होंने कही। एक तो उन्होंने कहा कि शेख हसीना जो हैं वो फॉर द फोर्सिएबल फ्यूचर हिंदुस्तान में ही रहेंगी। इसके 2 पहलू बनते हैं इस पोजीशन के जो उन्होंने लिए। एक तो ये कि दुनिया की कोई भी मेजर वेस्टर्न पावर जो है वो शेख हसीना को पॉलिटिकल असाइलम देना ही नहीं चाह रही। बरतानिया नहीं देना चाह रहा, टका सा जवाब दे दिया। अमेरिका ने उनका वीज़ा शुरू से ही कैंसिल कर दिया। यूरोपियन यूनियन की क्रिटिकल स्टेटमेंट्स आई हैं, फिनलैंड की तरफ से खामोशी है। तो ज़ाहिर है उनके पास फ़िलहाल कोई जगह नहीं है और हिंदुस्तान में ही वो हैं। और हिंदुस्तान की हुकूमत का जो इनिशियल हमें रिएक्शन पता चला तो वो बड़े कोई खुश नहीं थे, वो चाहते थे कि शेख हसीना कहीं चली जाए। लेकिन अब अगर शेख हसीना हिंदुस्तान में ही रहती हैं और सजीब जॉय का ये कहना है कि इलेक्शन अगर होंगे तो उसके बाद वो वापस आएंगी, अवामी लीग का एक फ्यूचर होगा, इससे ये पता चलता है कि अब हिंदुस्तान की इस्टेब्लिशमेंट जो बड़ी परेशान है बांग्लादेश की सियासी तब्दीली से, उसने अब सोचा है कि शेख हसीना और अवामी लीग का एक रोल होगा और उनकी एक हिकमत अमली और स्ट्रैटेजी जो है वो वज़ा हो रही है, वो डेवलप कर रही है और वो रोल देखते हैं शेख हसीना का। और इसमें कोई डिनाइल तो कोई दुनिया में कर नहीं सकता कि शेख हसीना और अवामी लीग जो हैं वो हमेशा से हिंदुस्तान के स्ट्रेटिजिक एलाय हैं बांग्लादेश की पॉलिटिक्स के अंदर। अब सजीब जब कहते हैं कि मैं खुद पॉलिटिक्स पे आने का सोच रहा हूँ, हालांकि शुरू में उन्होंने लानत भेजी थी बांग्लादेश की पॉलिटिक्स और बांग्लादेश के लोगों पे, लेकिन वो कह रहे हैं कि अवामी लीग को ऑर्गेनाइज करने के लिए, बांग्लादेश की मदद करने के लिए अब मैं बांग्लादेश की पॉलिटिक्स में, मैं इसको रूल आउट नहीं करता, मैं वहाँ चला जाऊँगा, मैं अपनी सारी लाइफ को तब्दील करने के लिए जो है वो मैं तैयार हूँ। एक और उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की जिससे न्यू दिल्ली की पोजीशन बड़ी क्लियर हो जाती है, बिकॉज सजीब और अवामी लीग और हसीना जो हैं ये हिंदुस्तान के स्ट्रेटेजिक एलाय हैं। उन्होंने कहा कि ये जो बात की जा रही है, जिसका मैंने अपने पिछले व्लॉग में जिक्र किया था कि बांग्लादेश का जो पॉलिटिकल बैलेंस है वो एग्जिस्ट ही करता था इन एन अलायंस बिटवीन जमात इस्लामी एंड बांग्लादेश नेशनल पार्टी BNP जो खालिदा जिया की पार्टी है। अब सजीब जो है ये कहते हैं कि ऐसा कोई भी अलायंस जो है ये हमें कबूल नहीं होगा, ये एक्सेप्टेबल नहीं है, बिकॉज अगर ऐसा अलायंस होता है तो फिर ईस्टर्न जो हमारा नेबर है, ईस्टर्न बॉर्डर है, उस पर पीस नहीं होगा। नाम उन्होंने लिया इंडिया का, लेकिन मतलब उनका कहने का ये है कि अगर एक अलायंस बनता है BNP और जमात इस्लामी के दरमियान
तो हिंदुस्तान के साथ ईस्टर्न बॉर्डर पे कोई अमन नहीं रह सकेगा। तो क्लियरली हिंदुस्तान जो मुझे खतरा था, और दूसरा ने कहा कि माइनॉरिटी सेफ नहीं रह सकेंगी, तो यही वो चीज़ थी जिसका पिछले 2 व्लॉग्स में मैंने अपने खौफ का इजहार किया था कि अगर हिंदुस्तान बांग्लादेश के अंदर की सियासी तब्दीली को हिंदुस्तान पाकिस्तान के दरमियान ज़ीरो सम गेम के तौर पे देखता रहा तो बांग्लादेश को वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और एक बेहतर मुस्तकबिल नहीं मिल सकेगा जो बांग्लादेश और हिंदुस्तान दोनों डिज़र्व करते हैं। और मैंने ये भी कहा था कि बदकिस्मती से न्यू दिल्ली से जिस किस्म का विजन आना चाहिए रीजन के लिए वो वहाँ से नहीं आता, और एक बार फिर लग यही रहा है कि हिंदुस्तान ने डिसाइड कर लिया है कि वो अवामी लीग को, शेख हसीना को, उनकी फैमिली को यूज़ करेंगे और वो बांग्लादेश के अंदर कोई पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं बनने देंगे, जिसके लिए ज़रूरी है कि जमात इस्लामी और BNP को, दोनों को बांग्लादेश की पॉलिटिक्स में एक रोल मिल सके। लेट्स सी, जैसे जैसे सिचुएशन इवॉल्व करेगी मैं इसका एनालिसिस आपके सामने लाऊंगा। थैंक यू।